हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 7 मई 2021 और आज की इस वीडियो में हम 7 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा क्योंकि जितने भी रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट्स हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड पुर्तगीज लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 5 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड पुर्तगीज लैंग्वेज डे। ठीक है, 5 मई डेट याद रखिएगा। इस दिन की स्थापना की गई थी कम्युनिटी ऑफ पुर्तगीज स्पीकिंग कंट्रीज यानी CPSC के द्वारा 2009 में। ठीक है, और इसको मनाया जाता है यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका मेन एम है कि जो पुर्तगीज़ लैंग्वेज है, पुर्तगीज़ भाषा है, उसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए, उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, इस कारण से इसे मनाया जाता है। बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है पेरिस में और डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल नो डाइट डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया जाता है। तो हर साल पूरे विश्व भर में 6 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन मनाया जाता है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि उनका शरीर जैसा भी है उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत से लोग परेशान रहते हैं, मोटे हैं, उनके शरीर में फ़ैट की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। तो उनको बताया जाता है, ऐसे लोगों को बताया जाता है कि जिस भी शेप में आपका बॉडी है आप उसे एक्सेप्ट करिए, खुश रहिए और शेप से ज़्यादा आप हेल्दी बॉडी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए एक पॉइंट ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कि इसका जो सिंबल है ये लाइट ब्लू कलर का एक रिबन है। ठीक है, सिंबल जरूर याद रखिएगा, लाइट ब्लू कलर का रिबन है और डेट याद रखिएगा 6 मई। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओथ एज वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है। इसका राइट आंसर है ए, ममता बनर्जी। अभी हाल ही में ममता बनर्जी जी ने वहाँ पे चुनाव हुए, उसमें जीत दर्ज की और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बन गई हैं ये लगातार तीसरी बार। सबसे पहले ये 2011 में बनी थी, फिर 2016 में और अब 2021 में तीसरी बार। इसके अलावा 2011 में जब ये वहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी तो ये पहली वुमेन बन गई थी जो वहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी। इनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इन्होंने 292 सीट में से 213 सीटों में जीत दर्ज की है। ठीक है, विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में 292, लोकसभा की 42 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो ममता बनर्जी जी हैं इनकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है। इनकी कंस्टिट्यूएंसी है नंदीग्राम। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ममता बनर्जी जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर तो बन गई हैं लेकिन नंदीग्राम में ये चुनाव हार गई थी, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ये चुनाव हार गई थी। बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की। तो चीफ मिनिस्टर बन गई हैं ममता बनर्जी, गवर्नर है यहाँ के जगदीप धनखड़ और कैपिटल है कोलकाता की। एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। तो चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलाते हैं उस राज्य के गवर्नर, यानी ममता बनर्जी जी को शपथ दिलाई है जगदीप धनखड़ जी ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है। तो अभी हाल ही में MK स्टैलिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और ये पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, MK स्टैलिन नाम याद रखिएगा। इनकी पार्टी का नाम था DMK और इनकी पार्टी ने तमिलनाडु में 234 सीटों में 133 सीटों पे जीत दर्ज की है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो तमिलनाडु है यहाँ पे लोकसभा की सीट्स हैं 39 और राज्यसभा की हैं 18, जबकि विधानसभा की हैं 234। और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर बन गए हैं MK स्टैलिन और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और इसके पहले कौन थे यहाँ के चीफ मिनिस्टर, ये भी याद रखिएगा। तो इनके पहले यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे एडापडी के पलानीस्वामी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल। UCO आधारित बायोडीजल की पहली आपूर्ति को किसने हरी झंडी दिखाई है। तो अभी हाल ही में भारत के नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल यानी UCO आधारित बायोडीजल की पहली सप्लाई को हरी झंडी दिखाई है। और कहाँ से ये हरी झंडी दिखाई गई है। तो ये जो पहली खेप है ये इंडियन ऑयल के
टिकरी कलन टर्मिनल से चला है, जो कि दिल्ली में है। तो इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है कि जो यूज कुकिंग ऑयल होते हैं उनको बायोडीजल ब्लेंडेड डीजल के रूप में परिवर्तित करना, उसमें कन्वर्ट करना। ठीक है, इसके अलावा इससे फ़ायदा क्या होगा? यहाँ पे रोज़गार पैदा किए जा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा भारत में। उसके अलावा जो भारत ये चीज़ें दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, ठीक है, इसमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा। जब भारत में ही ये बायोडीज़ल जो है बन जाएगा तो इसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरे कंट्री से। और भारत सरकार का टारगेट है कि 2030 तक जो डीजल में बायोडीज़ल की ब्लेंडिंग होती है इसको 5% तक अचीव करना है, ये टारगेट रखा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी अनाउंस्ड बाय आरबीआई फॉर हेल्थ केयर सेक्टर? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हेल्थ केयर सेक्टर के लिए घोषित टर्म लिक्विडिटी सुविधा की राशि कितनी है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने भारत में कोरोना की सिचुएशन देखते हुए भारत में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी का अनाउंसमेंट किया है। याद रखिएगा, 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी। तो इसमें होगा क्या? तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये बैंक्स को 50,000 करोड़ तक का लिक्विडिटी फैसिलिटी देगा, जो कि रेपो रेट पे दिया जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, रेपो रेट पे दिया जाएगा। और इसके थ्रू जो भी बैंक है वो 31 मार्च 2022 तक जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, जैसे कि वैक्सीन मेकर हो गए, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जो दवाइयाँ बनाते हैं, जो दवाई सप्लाई करते हैं, या हॉस्पिटल हैं, तो इन सभी को इस फैसिलिटी के अंडर में लोन दिया जाएगा ताकि प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके और कोविड से निपटने में मदद मिले। बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। ठीक है, शक्तिकांत दास जी प्रेजेंट में गवर्नर हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ S&P अबाउट इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 22? वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि के बारे में S&P का नवीनतम अनुमान क्या है? तो अभी हाल ही में S&P ने भारत की जीडीपी की ग्रोथ को लेके अपना अनुमान दिया है वित्तीय वर्ष 2022 के लिए, और इनके अनुमान के हिसाब से वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी जो है ये 9.8% की दर से ग्रो करेगी। तो पहले इन्होंने अनुमान दिया था 11% का। ठीक है, पहले अनुमान दिया था 11% का, लेकिन अभी कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है, तो इस कारण से इन्होंने रिवाइज़ किया है। तो अब 9.8% का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इसके पहले कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो गोल्डमैन एंड शेयर्स है इन्होंने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए 11.1% का अनुमान लगाया है, और कैलेंडर ईयर 2021 के लिए 9.7% का अंदाज़ा लगाया है। तो ये डेटा भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ FDI इनफ्लोज इन 2020? 2020 में FDI अंतर्वाह का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? तो इसका राइट आंसर है ए, चाइना। ठीक है, तो अभी हाल ही में OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का लेटेस्ट डेटा रिलीज़ हुआ है, और उस डेटा के अनुसार जो FDI है, ग्लोबल FDI है, इसमें 38% की गिरावट देखी गई है 2020 में, जो कि 846 बिलियन US डॉलर के बराबर है। और इन डेटा के हिसाब से इन कंट्रीज़ का बताया गया है, इन कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है कि किस में सबसे ज़्यादा FDI इनफ्लो देखा गया है 2020 में। तो सबसे ऊपर रहा है चाइना। ठीक है, चाइना में 212 बिलियन US डॉलर का FDI इनफ्लो देखा गया है। उसके बाद रहा दूसरे नंबर पे USA, जिसमें 177 बिलियन US डॉलर का FDI इनफ्लो देखा गया, और तीसरे नंबर पे रहा है भारत। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, भारत रहा तीसरे नंबर पे। भारत में 64 बिलियन US डॉलर का FDI इनफ्लो देखा गया है। और जो OECD है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। सेक्रेटरी जनरल हैं एंजल गुरिया। अगला क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट फेडरेशन हैज़ लॉन्च्ड चेकमेट कोविड इनिशिएटिव? किस खेल महासंघ ने चेकमेट कोविड पहल शुरू की है? तो अभी हाल ही में जो भारत में चेस के लिए रेगुलेटिंग बॉडी है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ऑप्शन नंबर ए AICF यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, इन्होंने शुरू किया है चेकमेट कोविड इनिशिएटिव। और ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है जो भारत में चेस कम्युनिटी है उनको बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, कोविड जैसे पेंडेमिक में उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव को वर्चुअली लॉन्च किया गया है, और यहाँ पे जो वर्ल्ड चेस फेडरेशन है यानी FIDE, वहाँ के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, जो कि हैं आर्काडी दोरकोविच। ठीक है, और जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं संजय कपूर। हेडक्वार्टर है चेन्नई में, और स्थापना हुई थी 1951 में। तो याद रखिएगा, AICF ने लॉन्च किया है चेकमेट कोविड इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021? यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में मारिया रेसा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, मारिया रेसा को
कन्फर्ड किया गया है यानी सम्मानित किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 से। ये फिलीपींस की हैं, याद रखिएगा, फिलीपींस की हैं। और इस अवार्ड को एक और नाम से जाना जाता है, ये है गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़। इसका अमाउंट होता है $25,000, ठीक है। और ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो प्रेस में स्वतंत्रता के लिए जो प्रमोशन का काम करते हैं या उसके डिफेंस के लिए काम करते हैं, तो इन क्षेत्रों में जो अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देते हैं उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और जो अवार्ड है इसका नाम किसके ऊपर दिया गया है, तो एक कोलंबियन जर्नलिस्ट थे गुलेर्मो कैनो इसाजा, ठीक है, इनके नाम के ऊपर इस अवार्ड का नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा 2021 का ये अवार्ड मारिया रेसो को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द बेंच। द बेंच नामक किताब किसने लिखी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगन मार्केल, ठीक है। हाल ही में मेगन मार्केल ने लिखी है द बेंच नामक किताब, ठीक है। तो ये एक्ट्रेस रह चुकी हैं। 2018 में इन्होंने प्रिंस हैरी से शादी की और इनकी बुक का नाम याद रखिएगा द बेंच, इनका नाम याद रखिएगा मेगन मार्केल। और इनके कुछ टाइटल हैं, ये याद रखिएगा, 3 टाइटल हैं। एक है द डचेस ऑफ ससेक्स, दूसरा है काउंटेस ऑफ डम्बार्टन और तीसरा है बैरोनेस किलकील। तो ये 3 टाइटल आपको इनके याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अभी हाल ही में दीप हालदार ने लिखा है बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी नामक पुस्तक। तो आपको पुस्तक का नाम याद रखना है बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी, और ऑथर का नाम रखना है, याद रखना है दीप हालदार, ठीक है। तो ये जो बुक है ये अभी हाल ही में कोविड-19 सिचुएशन के चलते जो वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए हैं उनके ऊपर लिखा गया है। जो भी वहाँ पे इंसिडेंट हुए वो सारी चीज़ें बताई गई हैं इन पे। और ये जो दीप हालदार हैं ये इंडिया टुडे ग्रुप में प्रेजेंटली एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, ये भी याद रखिएगा। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। आपको बताना है हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है या आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट टू गिव ग्रीन लाइट्स टू सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑन मोटरवेज। मोटर मार्गों पर सेल्फ ड्राइविंग कारों को हरी बत्ती देने वाला पहला देश कौन बना है। तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।